हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का सामान्य हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है उसको इस थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं कि शिक्षा गहरे समुद्र की तरह होता है। जितना आप प्राप्त करते जाएंगे उतना और प्राप्त करने की इच्छा जगेगी। कहने का मतलब जो शिक्षा है वो एक गहरे समुद्र की भांति होती है। आप जितना भी इसको प्राप्त करते जाएंगे अपने समय के अनुसार उतना और भी आपका जो मन है, आपकी जो इच्छा है इस शिक्षा के प्रति जो है बढ़ती जाएगी। शिक्षा को हासिल करने की जो ललक है आपके अंदर हमेशा जगती रहेगी। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आगत ध्वनि है। आगत ध्वनि है। विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प कह रहा है, पहला है का, और विकल्प बी है डा, और सी है ठा, ठीक है, और डी जो विकल्प है वो है अंगा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? आगत ध्वनि किसे कहेंगे? कौन है इसमें इन विकल्पों में आगत ध्वनि? तो सही पहले का जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी जो है, ये डा जो है ये आगत ध्वनि है। प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 प्रश्न क्या कह रहे हैं उसे देखते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है कि कंठ से बोले जाने वाले वर्णों में नहीं शामिल है। कंठ से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनमें कौन नहीं शामिल है वो बताना है। तो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प क्या कह रहा है? पहला विकल्प है चा। ए का जो ए विकल्प है वो चा है। विकल्प जो बी है वो है हा, और जो सी विकल्प है वो है खा, और डी विकल्प है घा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? कंठ से बोले जाने वाले वर्णों में नहीं शामिल है। कौन नहीं शामिल है? तो दूसरे का सही ऑप्शन हो जाएगा विकल्प ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कंठ से बोले जाने वालों में जो चा है वो वर्णों में शामिल नहीं है। प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ह्रास्व स्वर है। ठीक है, तो विकल्प देखते हैं। पहला है ई, बड़ी ई है, और फिर छोटी बी है, और फिर सी है बड़ा आ, और जो डी है आपका ऊ है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ह्रास्व स्वर क्या है? कौन है इसमें सही विकल्प? 3 का आपका विकल्प ए जो है, जो बड़ी ई होता है वो ह्रास्व स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। 4 प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न 4 कह रहा है कि अशुद्ध शब्द हैं। अशुद्ध शब्द हैं उन्हें छांटना है। तो पहला विकल्प है घनिष्ठ, और बी है निष्ठा, सी है वशिष्ठ, और डी है श्रेष्ठ। तो अशुद्ध शब्द कौन है इसमें 4th में? तो विकल्प डी जो है ये श्रेष्ठ जो है ये अशुद्ध जो है शब्द है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 क्या कह रहा है? प्रश्न 5 कह रहा है कि यड़ संधि। प्रश्न 5 कह रहा है यड़ संधि, फिलअप दिया है, फिर संधि का भेद है। किस संधि का जो यड़ संधि है वो भेद है? ऐसी कौन संधि है जो यड़ संधि उसका भेद होता है? तो विकल्पों को देखते हैं। पहला है स्वर, बी है व्यंजन, सी है विसर्ग, डी है संयोग। तो सही विकल्प 5th का क्या हो जाएगा? विकल्प ए जो है वो यड़ संधि जो है स्वर संधि का भेद है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 6 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 6 क्या कह रहा है ये देखते हैं। प्रश्न 6 जो है कह रहा है कि जल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? जो जल का जो पर्यायवाची है, नीचे जो विकल्प दिए हैं उनमें से जो जल का पर्यायवाची है वो बताना है प्रश्न संख्या 6 में। तो पहला है शलील, बी है सालिल, और सी है सलिल, और डी है ससाल। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? जल का जो पर्यायवाची है सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका 6 का सी जो विकल्प है ये पर्यायवाची है जल का। ठीक है, ये जल का पर्यायवाची। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रही है पढ़ते हैं। जल में जन्मने वाला के लिए, जल में जन्मने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? या जल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? विकल्पों को देखते हैं। पहला है जलज, बी है जालज, सी है जालाजा, और डी है जलाज। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 7th का विकल्प जो ये ए है ये जल में जन्म लेने वाले के लिए जलज जो है ये सही या उपयुक्त जो है शब्द होगा। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 8 क्या कह रहा है ये देखते हैं। प्रश्न 8 कह रहा है कि प्रातः काल का अगर संधि विच्छेद करें तो निम्न में से कौन सा सही होगा? तो प्रातः काल का अगर संधि विच्छेद करें तो कौन सही होगा? विकल्प देखते हैं। प्रातः प्लस काल, बी है परत प्लस काल, सी है प्रात प्लस काल, और डी है प्रातः प्लस अकाल। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका 8 का? आपका 8 का विकल्प ए जो है ये करेक्ट विकल्प होगा प्रश्न संख्या 8 का। ठीक है, 8 जो है प्रातः काल का सही विकल्प होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि धूप का विलोम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? धूप का जो विलोम शब्द है वो कौन नहीं ये बताना है। पहला है छाह, और बी है चाव, सी है रात, और डी जो है शाम है। तो 9th का जो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए जो है ये धूप का जो है छाह जो है वो विलोम नहीं है। ठीक है, कौन सा विलोम शब्द निम्न में से कौन सा विलोम है? तो धूप का जो विलोम होगा
विकल्प जो ए होगा वो सही हो जाएगा। जो धूप का जो विलोम होगा छाँव होता है, ठीक है, जिसको छाँव भी बोलते हैं, जिसको छाँव भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रही है वो देखते हैं। प्रश्न 10 कह रहा है कि परि, ठीक है, 10 क्या कह रहा है, परि जो है उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो परि जो है उपसर्ग लगा के जो शब्द बना है वो बताना है। तो विकल्पों को देखते हैं। पहला प्रकाश, बी प्रभात, सी है परिशीलन और डी है ऊपरी। तो सही विकल्प 10th का कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी जो है परिशीलन जो है ये परि उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। प्रश्न 10 जो है उसका सही विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है यथार्थ, यथार्थ शब्द निम्न में से कौन सा समास है। यथार्थ जो शब्द इनमें से कौन सा समास है यथार्थ में वो बताना है। तो 11th का सही विकल्प क्या हो जाएगा, पहले विकल्प देखते हैं। विकल्प ए जो है तत्पुरुष समास है, बी है द्विगु समास और सी है अव्ययी भाव समास और डी है बहुव्रीहि समास। तो सही विकल्प यथार्थ में जो समास होगा कौन सा होगा, 11th का जो सी विकल्प है अव्ययी भाव जो हो जाएगा यथार्थ का जो है समास होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यथार्थ में समास। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। प्रश्न 12 कह रहा है 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है इसका तितर बितर होना और जो सी है बी है 16 होना, डी है इकट्ठा होना और सी है इकट्ठा होना, डी है बैठ जाना। तो 3 तेरा होना के लिए जो मुहावरे का जो अर्थ है, जो सही अर्थ है वो क्या होगा, 12 का जो विकल्प ए है हमारा वो सही हो जाएगा, तितर बितर होना। 3 तेरा का मतलब क्या होता है, तितर बितर होना। अगले प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 13 क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 13 कह रहा है कि ढकोसला, प्रश्न 13 कह रहा है ढकोसला का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो पहला है ए ढकोसला और बी है ढकुशला और सी है ढकोसला और डी है ढकोशाला। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, 13 का विकल्प जो हमारा ए है ढकोसला, ये सही विकल्प हो जाएगा। जो ढकोसला है उसका सही शुद्ध रूप होगा ढकोसला, विकल्प ए 13 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 14 क्या कह रहा है, 14 ये कह रहा है कि विभिन्न रस, जो विभिन्न रस होता है, जो रस होते हैं ना, विभिन्न रस का जो स्थायी भाव है, जो विभिन्न रस का जो स्थायी भाव होता है वो कौन सा है। विकल्पों को देख के बताना है। पहला विकल्प है हास, बी है जुगुप्सा, सी है शोक और डी है क्रोध। तो सही विकल्प 14 का कौन सा हो जाएगा, विकल्प बी जुगुप्सु, ठीक है। जुगुप्सु जो है वो विभिन्न जो रस है इसका एक स्थायी भाव है, ठीक है, या इसका स्थायी भाव होता है। अगले प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 15 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। कह रहा है कि जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। इसमें क्या बताना है, ये जो अलंकार है इसका सही विकल्प कौन सा है। ये जो जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो 15 जो प्रश्न है इसके विकल्प देखते हैं। विकल्प में क्या क्या है, कौन कौन से अलंकार हैं। पहला विकल्प है अनुप्रास अलंकार, बी है भ्रांतिमान अलंकार और सी है संदेह अलंकार और डी है यमक अलंकार, ठीक है। तो प्रश्न 15 जो है उसका सही विकल्प हो जाएगा बी जो है भ्रांतिमान अलंकार जो है उसमें सही होगा, ठीक है। 15 का जो विकल्प बी है वो सही हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। अगले प्रश्न 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रही है उसे देखते हैं। 16 कह रहा है कि रेखांकित शब्द के लिए सही विलोम शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान भरना है, उस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा ये बताना है। तो पहले क्या है उसका जो वाक्य है क्या है, पेड़ सजीव हैं किंतु उससे बनी चीज़ें हैं। विकल्प जो था यहाँ पे जो भरने वाला था, फिलअप खाली था, उसमें भरना है। तो विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प इसमें क्या है, पहला है कुटिल, बी है वरदान, सी है अमर और डी है निर्जीव। तो सही क्या हो जाएगा विकल्प जिसमें भरा जाएगा, पेड़ सजीव हैं किंतु उससे बनी चीज़ें क्या हो जाएगा 16 का जो डी है निर्जीव हैं। पेड़ सजीव हैं किंतु उससे बनी चीज़ें जो हैं निर्जीव हैं, यहाँ पे ये विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, यहाँ पे ये भरा जाएगा। अगले प्रश्न 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रही है इसे देखते हैं। प्रश्न 17 कह रहा है कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो इसे एक शब्द में क्या कहेंगे। जिस व्यक्ति पे या जिस पर्सन पे मुकदमा चलता है उसे क्या कहेंगे। तो विकल्प हैं, पहला है अभियुक्त और बी है अभियोक्ता, सी है उत्तम्रण और डी है अधर्मण, ठीक, अधमृण। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 17 का विकल्प जो ए है अभियुक्त बोलते हैं। जिस व्यक्ति पे मुकदमा चल रहा होता है उसे अगर हम लॉ की लैंग्वेज में या जो वकालत की लैंग्वेज होती है या जो संविधान की लैंग्वेज है उसे अभियुक्त बोलते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है कि आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जो नीचे हैं
विकल्प किसमें प्रयोग किया जाता है आ उपसर्ग? तो पहला है स्वरों के साथ किया जाता है आ उपसर्ग का, या व्यंजन के साथ, या विसर्ग के साथ, या वयोग वाह के साथ। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 18 का? विकल्प आपका बी जो है व्यंजन के साथ जो है आ जो उपसर्ग है उसका प्रयोग किया जाता है। बी विकल्प 18 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रही है ये देखते हैं। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं। जो ऐसे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करें उन्हें क्या कहते हैं? तो विकल्प देखते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समुच्चारित शब्द, और डी है अनेकार्थी शब्द। तो 19 का सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी जो है। जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 20 की तरफ पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रही है वो देखते हैं। कह रहा है कि चरण कमल का अगर समास विग्रह करें तो क्या होगा समास विग्रह? प्रश्न 20 विकल्प ए है चरण के कमल, कमल के चरण और कमल के समान चरण, और डी है चरण और कमल। तो 20 का सही विकल्प हो जाएगा सी जो है विकल्प वो सही हो जाएगा। अगर चरण कमल का हम समास विग्रह करें तो कमल के समान है जिसके चरण, ठीक है, ये हो जाएगा इसका समास विग्रह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 प्रश्न संख्या क्या कह रही है? कह रहा है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द है। ऐसी कन्या जिसके साथ विवाह का अगर वचन दे दिया गया हो तो उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है, जो शब्द जो है वो शब्द कौन सा है जो प्रयोग किया जाता है? तो पहला विकल्प है वाग्दत्ता, बी है वागदान, और सी है वाग्बद्ध, और डी है वाग्युदग्ध, ठीक है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 21 का विकल्प ए जो है वाग्दत्ता जो है ये वह कन्या जिसके साथ विवाह का चयन वचन जो विवाह का जो वचन है वो दिया गया हो वो वाग्दत्ता कहलाता है, ठीक है। 21 का विकल्प ए जो है हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं 22 की तरफ। 22 प्रश्न क्या कह रहा है? 22 प्रश्न कह रहा है कि ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है। विकल्प देखते हैं आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलिल और आकाश फल। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 22 का जो विकल्प डी है हमारा ये सही हो जाएगा आकाश फल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं है। वो 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में एक ऐसा वाक्य है जिसमें विशेषण प्रयुक्त नहीं है वो बताना है। तो पहला है ए है वह विद्यार्थी है, और बी है वह लड़का विद्यार्थी है, और सी है वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, डी है वह परिश्रमी भी है। तो इन चारों विकल्प में जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना है। तो 23 का बी जो विकल्प है ये सही हो जाएगा, वह लड़का विद्यार्थी, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगले प्रश्न 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 प्रश्न क्या कह रहा है? 24 प्रश्न कह रहा है कि सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द है। सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द है। पहला है प्रतियोगी, बी है प्रतिद्वंदी, सी है प्रतिरोधी, और डी है प्रतिकूल। सही विकल्प क्या हो जाएगा 24 का ए जो है प्रतियोगी जो है सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 25 की तरफ। 25 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि लाभ हानि युग्म रूप के अंतर्गत आते हैं। लाभ हानि किस युग्म रूप के अंतर्गत आते हैं? विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है विरोधी युग्म, बी है सार्थक निरर्थक, सी है पर्यायवाची युग्म, डी है निरर्थक निरर्थक। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 25 का विकल्प ए जो है विरोधी युग्म है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक असीम चटर्जी ने किस क्षेत्र में योगदान दिया है? ठीक है, भारत की प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक असीम चटर्जी ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है वो क्षेत्र बताना है। तो विकल्पों को देखते हैं। प्राकृतिक उत्पाद रसायन, बहुलक रसायन, और सी है रासायनिक विकास, और डी है नाभिकीय भौतिकी। तो सही विकल्प 51 का क्या हो जाएगा विकल्प जो ए है प्राकृतिक उत्पाद रसायन जो है इस पे भारत की प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक असीम जो चटर्जी हैं इन्हें इस क्षेत्र में योगदान दिया है। ठीक है, असीम चटर्जी ने प्राकृतिक उत्पाद रसायन पे अपना योगदान दिया है। प्रश्न संख्या 52 प्रश्न संख्या 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में ऐसा ऐसा न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसने कार्य किया है? तो पहला विकल्प है के.एन. वांचू, और बी है के. सुब्बा राव, और सी है एम. हिमायतुल्लाह, और डी है पी.बी. गजेंद्र गडकर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 52 का विकल्प सी जो है एम. हिदायतुल्लाह जो है इन्होंने जो है राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है हिदायतुल्लाह, और जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, या मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी ये रह चुके हैं। कौन?
एम हिदायतुल्लाह। अगले प्रश्न संख्या 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 53 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष फिलअप दिया है को मनाया जाता है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो विकल्प देखते हैं। 24 अक्टूबर, बी है 20 अक्टूबर और सी है 15 अक्टूबर और डी है 17 अक्टूबर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 53 का, विकल्प ए जो है यहाँ पे 24 अक्टूबर को जो है ये संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 54, 54 प्रश्न संख्या की बढ़ते हैं। 54 कह रहा है कि किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2018 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि मिली। तो पहला विकल्प है न्यूटन और विकल्प बी है क्वीन और सी है दंगल और डी है गोलमाल। तो सही विकल्प 54 का क्या हो जाएगा, ए जो विकल्प है वो सही होगा। न्यूटन जो है ऑस्कर 2018 जो है भारत की आधिकारिक प्रविष्टि मिली। ठीक है, प्रश्न संख्या 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 प्रश्न क्या कह रहा है, 55 कह रहा है कि बीसीसीआई में सुधारों के लिए निम्नलिखित समितियों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है, जो बीसीसीआई जो है सुधारों के लिए निम्नलिखित समितियों में किसने सर्वोच्च जो न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है, तो पहला विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प क्या है, पहला विकल्प है इसमें RM लोढ़ा समिति और बी है MN वेंकट चलैया समिति, तो सी है संतोष हेगड़े समिति और डी जो है आपका सुनील गावस्कर समिति। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा 55 का, तो 55 का जो आपका विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ए जो विकल्प है RM लोढ़ा समिति जो है ये 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 56 कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के एकमात्र मार्शल का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो 56 का जो सही विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी जो विकल्प है अर्जुन सिंह जो है वो भारतीय वायुसेना के एकमात्र मार्शल थे जिनका जो है हाल ही में निधन हुआ था। ठीक है, अर्जुन सिंह। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की तरफ। 57 क्या कह रहा है वो देखते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के डोगोगेन मठ को भारत में कहाँ पुनर्स्थापित किया गया है। ठीक है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म का जो डोगोगेन मठ इसको भारत में कहाँ पे पुनर्स्थापित किया है दोबारा से। तो सही विकल्प क्या होगा 57 का, जो विकल्प सी है कर्नाटक में जो है स्थापित किया गया है, पुनर्स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की तरफ। 58 प्रश्न क्या कह रहा है, 58 कह रहा है कि दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दूरदर्शन की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी। विकल्प 1950, 1953 बी, 1956 सी और 1959 डी। तो सही विकल्प 58 का क्या हो जाएगा, विकल्प जो डी है 1959 में दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। ठीक, 1959 में दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न 59 की तरफ बढ़ते हैं। 59 प्रश्न क्या कह रहा है, 59 कह रहा है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली जो प्रमुख नदी है वो बताना है। तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महानदी जो है, महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों में बहती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहती है और उड़ीसा में बहती है। तो विकल्प ए 59 का सही हो जाएगा, विकल्प ए 59 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 क्या कह रहा है, 60 कह रहा है कि निम्न में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत जो था वो उसका जो फारसी में जिन्होंने अनुवाद किया उनको बताना है। तो पहला है अब्दुल कादिर बदायूनी और बी है अबुल फजल, सी है निजामुद्दीन अहमद और डी है शेख मुबारक। तो 60 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प जो ए है वो सही हो जाएगा। अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो महाभारत थी उसका फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, महाभारत को फारसी में किसने अनुवाद किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। प्रश्न संख्या 61 की तरफ बढ़ते हैं। 61 प्रश्न क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। भारत की जो टोटल जनसंख्या है, जो भारत की टोटल जनसंख्या है उसमें जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है का जो उसका प्रतिशत है इंडिया की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का क्या रहा है, क्या है। तो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है 14.2% और बी है 15.5%, सी है 16.16% और डी है 18.2%। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 61 का, जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा। भारत की जो टोटल जनसंख्या है, टोटल जो पॉपुलेशन है 2011 की जो जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो प्रतिशत रहा है टोटल जनसंख्या में भारत की 16.16% रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 62 की तरफ। 62 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 62 कह रहा है सिगरेट के धुएं के मुख्य प्रदूषक हैं। जो सिगरेट आप पीते हैं या जो लोग पीते हैं जिनको शौक है पीने का, वो उसका जो धुआं होता है उसमें जो मुख्य प्रदूषक हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं डाई ऑक्सीजन और बी है कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन
और जो इसका विकल्प सी है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन, और जो विकल्प इसका डी है, जो डी विकल्प है वो है डाई ऑक्सीन व बेंजीन। तो 62 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प जो सी है वो सही हो जाएगा। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन, ठीक है, प्रदूषक तत्व है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 63 की तरफ। प्रश्न संख्या 63 क्या कह रही है, कह रहा है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। वन मैन बाउंड्री किसको, गांधी जी को किसने संबोधित किया था। तो पहला विकल्प चर्चिल ने, बी है इटली ने, और सी है माउंटबेटन ने, और डी है साइमन ने। तो सही विकल्प 63 का क्या हो जाएगा, सी जो है माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स से संबोधित किया था गांधी जी को। अगले प्रश्न 64 की तरफ बढ़ते हैं। 64 क्या कह रहा है, 64 कह रहा है कि कामागाटामारू क्या है, कामागाटामारू क्या है, ठीक है, ये है क्या एक्चुअल में बताना है। तो ये क्या औद्योगिक केंद्र है, या एक बंदरगाह है, या एक जहाज़ है, या एक सेना की टुकड़ी है। तो 64 का सही विकल्प हो जाएगा ये एक जहाज़ है, ठीक है, ये एक जहाज़ है। तो सही विकल्प 64 का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न 65 की तरफ बढ़ते हैं। 65 प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। तो कौन सा अधिवेशन था, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था, वो अधिवेशन बताना है। तो पहला विकल्प है इसमें जो विकल्प है कलकत्ता अधिवेशन 1917, और बी है गया अधिवेशन 1922, और आपका जो विकल्प सी है वो है इलाहाबाद अधिवेशन 1921, डी जो है लखनऊ अधिवेशन 1916। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 65 का, विकल्प ए हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। अगले प्रश्न 66 की तरफ बढ़ते हैं। 66 प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, और सी है घाघरा का युद्ध 1529, डी है चंदेरी का युद्ध 1530। तो इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो 66 का जो सही विकल्प क्या हो जाएगा, 66 का सही विकल्प क्या हो जाएगा इस 66 का विकल्प जो डी है चंदेरी का जो युद्ध है ये सही नहीं है, ठीक है, जो चंदेरी का जो युद्ध है ये सही नहीं है, ठीक है। जो चंदेरी है ये 1500, ये जो चंदेरी का युद्ध है ये 1528 ईस्वी में 28 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1528 ईस्वी में हुआ था चंदेरी का युद्ध, ठीक है। और किसके किसके बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध, मुग़ल शासक थे, मुग़ल शासक कौन था, बाबर, शासक बाबर, और किसके बीच में, राजपूतों के मध्य या राजमेदिनी के मध्य। राजपूतों के जो राजा थे राजमेदिनी, राजपूतों कह सकते हैं, राजपूतों के मध्य या राजपूतों के जो राजा थे राजा मेदिनी राय, ठीक है। जो ये था चंदेरी बाबर और राजा मेदिनी के बीच हुआ था, बाबर और राजा मेदिनी के बीच हुआ था, ये राजपूत मेदिनी के बीच हुआ था, ठीक है। अगर हम विकल्प सी देखें, घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ था, जो सी विकल्प है घाघरा का युद्ध, तो ये जो हुआ था 6 मई 1529 को हुआ था, ठीक है, घाघरा का युद्ध। और घाघरा जो नदी है, घाघरा है क्या, ये नदी है एक घाघरा, उसी के तट के पास हुआ था, ठीक है। और बात करें तो किसके किसके बीच हुआ था घाघरा का युद्ध, ये हुआ था बाबर और महमूद लोधी प्लस महमूद लोधी के बीच हुआ था, ठीक है, महमूद लोधी के बीच हुआ था। कौन, घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 6 मई 1529 को। अगला जो देखते हैं बी जो है, जो इसमें विकल्प बी था, खानवा का युद्ध था जो 1527 में हुआ था। तो जो खानवा का युद्ध है ये 17 मार्च 1527 को हुआ था, ठीक, कब, 17 मार्च 1527 को हुआ था। खानवा जो है क्या एक्चुअल में, खानवा एक गाँव का नाम था, ठीक है, गाँव का नाम था खानवा। और किसके किसके बीच ये लड़ा गया था खानवा का युद्ध, जो किसके किसके अगर बीच बात करें तो ये जो खानवा का युद्ध था ये बाबर किसके बीच, ये बाबर के बीच और मेवाड़ के राजा प्लस मेवाड़ के राजा सांगा के मध्य हुआ था। मेवाड़ के राजा सांगा थे, उनके मध्य हुआ था, ठीक, खानवा का युद्ध। और जो पानीपत का युद्ध है, जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था जो 1526 में हुआ था, तो ये किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का, ये हुआ था जहीरुद्दीन बाबर, मतलब कि जो बाबर थे पूरा नाम था इनका जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन, ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इब्राहिम
इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। ये लोदी जो था, जो लोदी इब्राहिम जो लोदी थे, ये दिल्ली के लोदी वंश के जो सुल्तान थे। ठीक है, ये जो इब्राहिम लोदी थे दिल्ली के लोदी वंश के शासक थे या राजा थे, दिल्ली के लोदी वंश के। ठीक है, लोदी वंश के शासक थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की तरफ। प्रश्न संख्या 67 क्या कह रही है? 67 कह रहा है कि निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया, वो विकल्प बताना है। तो पहला विकल्प है दिल्ली का किला, बी है आगरा का किला, सी है इलाहाबाद का किला, डी है लाहौर का किला। तो 67 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? जो 67 है इसका ए जो विकल्प है, दिल्ली का जो किला है इसके अकबर जो थे उनके राज्यकाल में नहीं कराया गया था। ठीक है, अकबर के राज्यकाल में जो दिल्ली का किला था वो नहीं कराया गया था। 68 की तरफ बढ़ते हैं, 68 प्रश्न संख्या की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68 क्या करी वो देखते हैं। कह रहा है कि 68 कह रहा है कि दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। दृष्टि दोष जो मायोपिया से ग्रसित होता है व्यक्ति, वह देख सकता है। विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प क्या है इसका? पहला विकल्प है इसका नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, ए विकल्प, और बी है दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, सी विकल्प है नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, और जो इसका लास्ट विकल्प है विकल्प डी वो है ना नज़दीक का ना दूर का स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो 68 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प जो ए है, जो आपका विकल्प ए है ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, 69 की तरफ। 69 क्या कह रहा है? 69 कह रहा है कि पेड़ पौधों में जाइलम का मुख्यतः जिम्मेदार होता है। जाइलम जो होता है मुख्यतः जिम्मेदार होता है किसके लिए, ये देखते हैं। पहला आहार वहन के लिए, बी है अमीनो एसिड वहन के लिए, सी है जल वहन के लिए, डी है ऑक्सीजन वहन के लिए। तो सही विकल्प 69 का क्या हो जाएगा? सी जो है जल वहन के लिए जो है जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है। ठीक है, जल वहन के लिए जाइलम, जल वहन के लिए जाइलम। ठीक है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न 70 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 की तरफ बढ़ते हैं। 70 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 70 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन बताना है। 70 प्रश्न संख्या 70 प्रश्न संख्या। तो पहला है इंसुलिन, और बी है थायरॉक्सिन, सी है एस्ट्रोजन, और डी है साइटोकाइनिन। तो 70 का प्रश्न 70 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 71 प्रश्न क्या कह रहा है? 71 प्रश्न कह रहा है कि लौंग है, जो लौंग है वो क्या होती है? तने की गांठ होती है, और बी है जड़ की गांठें होती, सी है पत्तियां, या डी है सूखे फूल। तो लौंग क्या है? तो सही विकल्प 71 का विकल्प जो डी है वो सही हो जाएगा। सूखे फूल जो है ये लौंग होता है। जो फूल होता है ना, एक प्रकार से लौंग जो होता है फूल ही होता है। क्या होता है? फूल, लेकिन वो कैसा? सूखा फूल। ठीक है, सूखा फूल। नेक्स्ट बढ़ते हैं 72 की तरफ। 72 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है? ठीक है, तो पहला है जड़, बी है फल, सी है बीज, और डी है छाल। तो कुनैन जो है सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? तो 72 का जो है छाल से प्राप्त होता है। जो कुनैन होता है छाल से। और अगर पूछा जाता है कि जो कुनैन है, कुनैन किस पेड़ से पाया जाता है, तो ऊपर ही प्रश्न में दिया इसका आंसर सिनकोना पादप से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 73 की तरफ। 73 प्रश्न क्या कह रहा है? 73 कह रहा है कि आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? जो आकाश का नीला रंग आप देखते हैं कभी कभी, किस कारण से होता है? तो विकल्प देखते हैं, विकल्प क्या है इसके? विकल्प हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, और बी है प्रकाश का परिक्षेपण, सी है प्रकाश का व्यतिकरण, और जो इसका डी विकल्प है, अंतिम जो विकल्प है इसका, सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 73 का आपका जो विकल्प ए है, प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से जो आकाश का जो कलर है, प्रकाश के जो आकाश का जो रंग नीला होता है, वो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना, उसकी वजह से आकाश का जो रंग है वो नीला हमें दिखाई देता है। 73। अगला प्रश्न 74 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74 क्या कह रही है वो देखते हैं। 74 कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा तना है? कौन सा तना है वो तना बताना है। तो सलजम है तना, या अदरक है, या गाजर है, या शकरकंद। सही विकल्प 74 का क्या हो जाएगा? विकल्प बी जो है अदरक जो है एक प्रकार से तना है। अगले प्रश्न 75 की तरफ बढ़ते हैं। 75 प्रश्न क्या कह रहा है? 75 प्रश्न कह रहा है कि कांसा मिश्र धातु है। कांसा जो है मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है कांसा? तांबा एवं टिन की, और तांबा एवं चांदी का, तांबा एवं जस्ता का, और जो डी विकल्प है, जो हमारा डी विकल्प है वो है तांबा एवं सीसा का।
तो 75 का जो सही विकल्प क्या हो जाएगा, 75 का सही विकल्प हमारा हो जाएगा ए जो विकल्प है, तांबा एवं टिन का जो है कांसा जो होता है आपका, ये तांबा और टिन का जो है मिश्र धातु है। ठीक है, तांबा और टिन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 76 की तरफ। 76 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कि भारत में कुल खेती की गई भूमि क्षेत्र का अधिकांश भाग के अधीन है। जितने भारत में जो जितनी कुल खेती की गई भूमि होती है या भूमि का क्षेत्र होता है जिस पे कुल खेती की जाती है, उसका जो अधिकांश भाग है किसके अधीन रहता है, तो बताते हैं विकल्पों को। विकल्प क्या है, पहला है प्लांटेशन, प्लांटेशन को वृक्षारोपण भी बोलते हैं हिंदी में। प्लांटेशन फसलों के लिए उसके अधीन है, या नकदी फसलों के अधीन है। और जिसका विकल्प है सी और डी, खाद्यान्न फसलों के लिए अधीन है या तिलहन की खेती के लिए अधीन है। ठीक है, तो 76 का सही विकल्प हो जाएगा सी के लिए, खाद्यान्न फसलों के लिए जो अधिकांश भाग जो है उस कृषि का जो अधिकांश भाग है या खेती की गई जो भारत में कुल खेती की गई भूमि है उसका जो अधिकांश क्षेत्र होता है या भूभाग होता है वो खाद्यान्न फसलों के लिए जो है अधिकांश भाग खाद्यान्न फसलों के लिए अधीन रहता है। ठीक है, 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो अगले विकल्प 76 की तरफ बढ़ते हैं, 77 विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। तो 77 विकल्प क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों के लिए धन का स्रोत नहीं है। कौन सा विकल्प है जो पंचायतों के धन के लिए स्रोत नहीं है, सही विकल्प क्या है वो देखते हैं। 77 का विकल्प क्या है, कह रहा है पहला है कर समुन्देशन और सरकार से कर साझा करना 77 का, और बी है सरकार से अनुदान, और सी है स्वयं कर एवं गैर राजस्व कर, डी है राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण। ठीक है, जो डी है आपका, जो डी है राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण। ठीक है, तो विकल्प क्या हो जाएगा इसका सही, 77 का सही विकल्प हो जाएगा आपका 77 का सही विकल्प हो जाएगा डी जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण जो है वो पंचायतों के लिए धन का स्रोत नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से अगर ऋण लेंगे तो पंचायतों के लिए धन का स्रोत नहीं माना जाएगा। 77 का विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 78 की तरफ बढ़ते हैं। 78 क्या कह रहा है, 78 कह रहा है कि ग्राम सभा के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाती है। ग्राम सभा के जो खाते हैं उनकी जो वार्षिक लेखा परीक्षा होती है किसके द्वारा की जाती है। पहला विकल्प ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा समिति, बी है जनपद पंचायत द्वारा नियुक्त और लेखा परीक्षा, और जिसका सी और डी विकल्प है। सी है ग्राम सभा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षक, और डी है जिला पंचायत द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, 78 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, 78 का जो सही विकल्प है वो विकल्प सी हो जाएगा। ग्राम सभा के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षा द्वारा की जाती है। 78 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 79 की तरफ बढ़ते हैं। 79 प्रश्न क्या कह रहा है, 79 प्रश्न कह रहा है कि किसान निर्माता संगठनों एफपीओ का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो 79 का विकल्प है, पहला विकल्प है 79 का पहला विकल्प है रोजगार सृजित करना, बी है किसानों की उत्पादन उत्पादकता और लाभ बढ़ाने के लिए, सी है कृषि सामग्री की आपूर्ति के लिए, और डी है उत्पादन में बढ़ोतरी करना। तो सही विकल्प 79 का क्या हो जाएगा, विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा, किसानों की उत्पादन उत्पादकता और लाभप्रद जो है इसके लिए जो है एफपीओ जो है का प्रमुख उद्देश्य होता है। किसान निर्माता संगठन का जो मेन उद्देश्य है वो ये है किसानों की उत्पादन उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 80 की तरफ। प्रश्न संख्या 80 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के भारतीय पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो 80 का जो है कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जो भारतीय पिता के रूप में किसे जाना जाता है अभी तक। तो विकल्प क्या है, पहला है आपका अन्ना हजारे, और बी विकल्प है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और सी है विकल्प सी है डॉक्टर विक्रम साराभाई, और डी है कैलाश सत्यार्थी। तो सही विकल्प 80 का क्या हो जाएगा, 80 का जो विकल्प बी है वो ये सही हो जाएगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये सही हो जाएगा। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें, अगर हम विश्व लेवल पर बात करें तो हरित क्रांति की जो जन्मदाता या पिता कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग या लॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो विश्व लेवल पे हैं हरित क्रांति के पिता, और जो डॉक्टर बी जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन वो भारत में हरित क्रांति के जो हैं वो पिता हैं। ठीक है, या प्रवर्तक हैं। ठीक है,
और अगर हम भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय की बात करेंगे तो श्रेय जो जाता है वो जाता है सी सुब्रमण्यम को, ठीक है, सी सुब्रमण्यम को। अगर श्रेय की बात करें कि भारत में जो हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है वो सी सुब्रमण्यम को जाता है। और ये सुब्रमण्यम थे क्या, कौन, जो सुब्रमण्यम थे ये 1965 में 1965 में ये भारत के कृषि मंत्री थे, ठीक है। 1965 में भारत के सी सुब्रमण्यम जो है कृषि मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, ठीक है। और इनको हरित क्रांति लाने का, भारत में जो हरित क्रांति उसे लाने का श्रेय जाता है, ठीक है। सी एक्चुअल में जो डॉक्टर एम.एस. जो स्वामीनाथन थे वो क्या थे, एक वनस्पति विज्ञानी थे, क्या थे, एक वनस्पति विज्ञानी भी थे, ठीक है, वनस्पति विज्ञानी थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और इनको ही हरित क्रांति का भारतीय पिता कहा जाता है। लाने का श्रेय श्री सुब्रमण्यम को कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 81 क्या कह रहा है, 81 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत निर्माण योजना में शामिल नहीं है। कौन सा क्षेत्र भारत निर्माण योजना में शामिल नहीं है, तो विकल्पों को देखते हैं। सिंचाई, गाँव में दूरसंचार की संयोजकता, सी शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, डी। तो 81 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी जो है 81 का सी जो है वो विकल्प सही हो जाएगा शिक्षा, ठीक है। 81 का सी विकल्प सही हो जाएगा शिक्षा। अगले प्रश्न 82 की तरफ बढ़ते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश आने के बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया, जब बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशें आईं, सिफारिशों के आने के बाद जब वो सिफारिशें लागू हुई तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 में जो पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था वो कहाँ किया गया था, वो कौन सा ज़िला था और वो ज़िला किस स्टेट में था, तो कौन सा ज़िला था, कहाँ किया गया था सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वो किया गया था। विकल्प देखें पहले, नागौर, मैसूर और सी रीवा, और जी जो इसका डी विकल्प है दिसपुर, ठीक है, विकल्प जो डी है दिसपुर। तो सबसे पहले कहाँ किया गया था 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन, जो विकल्प ए है नागौर जो है यहाँ पे सबसे पहले उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और ये नागौर है और ये जो नागौर है कहाँ पड़ता है, नागौर जो है आपका ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान में जयपुर में पड़ता है। राजस्थान के जो जयपुर है, राजस्थान का जयपुर में पड़ता है, ठीक है, जयपुर, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है नागौर, ठीक है। और ये कब लागू किया था 1959 में था, तो लेकिन ये 1959 में जो उद्घाटन किया गया था ये नागौर में किया गया था, लेकिन कब, 2 अक्टूबर को किया गया था, ठीक है, 2 अक्टूबर को। कभी कभी एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेता है, तो 2 अक्टूबर आप ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, 1959 में किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों द्वारा, ठीक है। और अगर जो पंचायती राज है, अगर देखें हम इसके बारे में, जो ये व्यवस्था थी पंचायती राज सिस्टम जो था, इससे पहले भी कई कमेटियां बनी, या बलवंत राय मेहता के बाद भी कई कमेटियां बनी जो पंचायती राज से संबंधित थी। तो उन कमेटियों को भी समझ लेते हैं थोड़ा। पहला तो था एक जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, जो ये 1957 में थी, 1957 में अपनी कमेटी गठित की गई थी, ठीक है। और इसके बाद एक पंचायती राज से संबंधित और एक कमेटी है अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता जो है समिति, जो है समिति अशोक मेहता समिति, ये 1977 में गठित की गई थी, 1977, ठीक है, 1977। और इसके बाद जो है इसके बाद जो पंचायती राज से संबंधित जो तीसरी कमेटी है वो है जी.वी. के राव समिति, ठीक है। ये समिति जो थी जी.वी. के राव समिति जो थी ये 1985 में। और एक लास्ट जो है इसी से संबंधित एल.एम., ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति, ये सभी समितियाँ पंचायती राज से संबंधित थी, उनमें सुधार या उनमें बदलाव लाने के लिए बनी हुई थी। और ये थी 1986 में, ठीक है, एल.एम. सिंघवी जो समिति थी वो 1986 में, ठीक है। जो पंचायती राज जो सिस्टम है, इसमें अगर हम बात करें, जो पंचायती राज सिस्टम होता है इसमें जो पावर्स हैं या जो कहें जो योजनाओं का क्रियान्वयन है 3 स्तरों पर किया जाता है। तो पहला जो है पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत होता है ग्राम स्तर पर। अगर हम देखें ग्राम स्तर पर देखें तो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत। और फिर अगर हम खंड स्तर पर देखें
खंड स्तर पर देखें तो क्या होती है, पंचायत समितियाँ होती हैं, पंचायत समिति, ठीक है। और अगर हम जिला स्तर पर देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें, तो जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, ठीक है, जिला परिषद होता है। क्लियर है, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 83 की तरफ। 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 83 प्रश्न कह रहा है कि नाबार्ड वर्ष फिलअप दिया है यहाँ पे, अस्तित्व में आया, किस वर्ष में नाबार्ड जो है अस्तित्व में आया, विकल्प 1979 और फिर 1982, 1969 और फिर है 1972। सही विकल्प क्या होगा, नाबार्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो 83 का जो है बी विकल्प है 1982, ठीक है। पिछला वाला जो प्रीवियस जो हमारा प्रैक्टिस सेट था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 100 था उसमें मैंने नाबार्ड के बारे में बहुत कुछ बताया, उसको आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 84 की तरफ। प्रश्न 84 क्या कह रहा है, 84 कह रहा है कि पंचायत समिति, ठीक है, पंचायत समिति के प्रमुख कार्यों में से एक है, वो कौन सा कार्य है जो पंचायत समिति के जो प्रमुख कार्य उनमें से एक है, तो पहला है इसका विकल्प पंचायत स्तर पर न्यायिक प्रशासन के साथ सौदा, विकल्प ए। और विकल्प बी क्या कह रहा है, विकल्प बी कह रहा है कि ग्रामीण औद्योगिकीकरण के साथ सौदा, सी है राज्य के वित्तीय मामलों के साथ सौदा, डी है सामुदायिक विकास परियोजनाओं या योजनाओं को लागू करना। तो 84 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प डी जो है ये हो जाएगा, सामुदायिक विकास परियोजनाओं या योजनाओं को लागू करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 85 प्रश्न संख्या की तरफ। 85 प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 85 कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, ठीक है, PMGSY जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है के लिए जो वित्त पोषण अधिकार जो हैं वो कौन है, तो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प इसमें क्या है, पहला विकल्प राज्य सरकार, बी है केंद्र सरकार, सी है भवन और निर्माण विभाग और डी है जिला परिषद। तो 85 का सही विकल्प हो जाएगा केंद्र सरकार जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वित्त पोषण अधिकारों में से है, ठीक है, केंद्र सरकार, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 86 की तरफ। प्रश्न संख्या 86 क्या कह रही है वो देखते हैं। 86 कह रहा है कि पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, तो उन कारणों को पहचानना है, वो कारण एक है, वो कौन सा कारण नहीं वो पहचानना है। तो पहला विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है सिंचाई का व्यापक प्रसार, बी है वर्षा में अत्यधिक वृद्धि, सी है बिजली आपूर्ति में बढ़ोतरी और जिसका डी लास्ट विकल्प है वो है गाँवों को जोड़ने वाली सड़कों का विकास। तो 86 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, 86 की अगर बात करें तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, 86 का बी जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। 86 वर्षा में अत्यधिक वृद्धि जो थी मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए एक कारण नहीं है, ठीक है, वर्षा में अत्यधिक वृद्धि। नेक्स्ट बढ़ते हैं 87 की तरफ। 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 87 क्वेश्चन कह रहा है कि देश में कृषि जनगणना आयोजित करने का अवधि क्या है। देश में जो कृषि जनगणना है उसको आयोजित करने की जो अवधि वो क्या है, कितने सालों या कितने वर्षों के अंतराल पे कृषि जनगणना कार्यरत है। विकल्प है 12 वर्ष, बी तो 10 वर्ष, सी है 5 वर्ष, डी है 8 वर्ष। तो 87 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी 5 वर्ष। अगले प्रश्न 88 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88 की तरफ बढ़ते हैं। 88 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो प्रशिक्षण प्रदान करता है और भारत में ग्रामीण विकास पर शोध करता है। तो विकल्प देखते हैं। पहला नेशनल रूरल इंस्टीट्यूट, फिर विकल्प अगर बी की बात करें तो विकल्प बी कह रहा है नेशनल रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सी विकल्प है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज और इसका जो लास्ट विकल्प है विकल्प डी जो है वो है रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। तो सही विकल्प जो है 88 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, अगर हम सही विकल्प की बात करें 88 का, तो 88 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो है ये प्रशिक्षण प्रदान करता है और भारत में ग्रामीण विकास पर शोध भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 89 की तरफ। 89 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 89 कह रहा है कि किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना का उद्देश्य क्या है। किसानों को जो ब्याज दिया जाता है, ब्याज सहायता जो योजना है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। विकल्प देखते हैं। सस्ती ब्याज दरों पर अत्यधिक अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करना, पहला। बी है ऋणों पर अधिक ब्याज लगाना और सी है ऋणों पर पूरा ब्याज छोड़ देना, डी है दंडात्मक ब्याज वसूलना। तो 89 है, 89 का सही जो 89 है उसका सही विकल्प
क्या हो जाएगा, 89 का आपका सही जो विकल्प हो जाएगा विकल्प ए जो है सस्ती ब्याज दरों पर अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करना। फसलों के लिए जो है ऋण प्रदान करता है, कितने टाइम के लिए, अल्पकालिक जो है लोन जो होता है अल्पकालिक मिलता है। ठीक है, किसानों के लिए ब्याज सहायता मिलती है, सस्ती ब्याज दरों पर अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करना। प्रश्न संख्या 90 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 90 क्या कह रहा है, 90 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई। उद्यमी जो है हेल्पलाइन किसके लिए स्थापित की गई, विकल्प देखते हैं। पहला है सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के लिए, बी है बड़ी पूंजी वाले उद्योगों के लिए, सी है महिला उद्यमियों के लिए, डी है कृषि में प्रौद्योगिक प्रयोग के लिए, और इसके बाद जो लास्ट इसका विकल्प है, और इसके बाद जो इसका लास्ट विकल्प है वो है कृषि में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले कृषकों के लिए। तो 90 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प ए जो है हमारा वो सही हो जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के लिए जो उद्यमी योजना है, जो उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित है, वो जो उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित है वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के लिए है। ठीक है, तो 90 का विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 91 प्रश्न की तरफ। 91 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। 91 का विकल्प भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नाबार्ड, कृषि, दूसरा सी विकल्प है कृषि लागत एवं कीमत आयोग, डी है राज्य कृषि आयोग। तो जो 91 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, 91 का जो विकल्प आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी जो है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ठीक है, ये फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण संबंधी जो है संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 92 की तरफ। 92 प्रश्न क्या कह रहा है, 92 कह रहा है कि निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादक सबसे कम है। तो 92 का विकल्प देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंध वन, और बी है उष्ण कटिबंध वन, सी है शीतोष्ण कटिबंध घास प्रदेश, डी है उष्ण कटिबंधी सवाना। ठीक है, तो सही विकल्प 92 का क्या हो जाएगा, विकल्प सी जो है शीतोष्ण कटिबंध घास प्रदेश। ठीक है, औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है इसकी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 93 की प्रश्न संख्या 93 की तरफ। 93 प्रश्न क्या कह रहा है, 93 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कहाँ आर्सेनिक प्रदूषण सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा जो आर्सेनिक प्रदूषण है सर्वाधिक कहाँ है वो बताना है। तो पहला विकल्प हरियाणा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो 93 का विकल्प जो होगा डी जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है आर्सेनिक प्रदूषण है। ठीक है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है आर्सेनिक प्रदूषण है। ठीक है, 94 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 94 कह रहा है कि नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है। नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। पहला बुलंदशहर, बी है अलीगढ़, सी है मुरादाबाद, और डी है मेरठ। तो सही विकल्प 94 का क्या हो जाएगा, विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। जो नरोरा है वो विकल्प और कहाँ स्थित है परमाणु शक्ति परियोजना, ये है बुलंदशहर। ए विकल्प 94 का सही हो जाएगा। नरोरा की जो हैं 2 यूनिट हैं, 2 यूनिट पे काम करता है, पहली और दूसरी यूनिट, 2 यूनिट पे नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना काम करता है। और दोनों की जो प्रत्येक की जो अगर हम क्षमता देखें तो 220 मेगावाट क्षमता है प्रत्येक की, हर एक की जो क्षमता है 220 मेगावाट है। ठीक है, अगर हम नरोरा की बात करें, जो नरोरा है ये गंगा नदी के तट पे स्थित है, नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, तट पे स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 95 95 प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 95 प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा जो राष्ट्रीय मार्ग है वो कौन है। तो 95 में विकल्प क्या है, NH11, NH2, NH3, NH7। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वो कौन सा है। तो 95 का आपका बी जो विकल्प है NH2 जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय मार्ग है NH2। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें, जो भारत में जो अगर पूछें यहीं पे अगर दिया होता कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो आपका हो जाता NH44। ठीक है, ये भारत का सबसे लंबा जो है राजमार्ग है, भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, NH44 44 जो है नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय मार्ग जो 44 है वो भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है। ये क्यों, क्योंकि ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। श्रीनगर से कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 96 की तरफ। 96 प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 96 प्रश्न कह रहा है इको टूरिज्म
के तहत उत्तर प्रदेश में स्थान चिन्हित किए गए हैं। इको जो टूरिज़्म है, जहाँ पे हरियाली है, पर्यावरण की दृष्टि से जो टूरिज़्म बने होते हैं, उत्तर प्रदेश में उन स्थानों को चिन्हित किया गया। वो टोटल कितने स्थान हैं इको टूरिज़्म के? तो 96 का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी जो है 38 जो है इको टूरिज़्म है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इको टूरिज़्म है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं 97 की तरफ। 97 प्रश्न क्या कह रहा है? 97 प्रश्न क्या कह रहा है? 97 प्रश्न कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत कुल परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 97 प्रश्न। तो कितनी परियोजनाएं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई हैं? विकल्पों को देखते हैं। पहला जो विकल्प है इसमें 97 में 26, 20 और 25 और 22। तो सही विकल्प 97 का क्या हो जाएगा? विकल्प डी जो है 22 जो है, विकल्प डी जो है 97 का सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी जो है, विकल्प जो डी है वो सही हो जाएगा। इतनी जो हैं परियोजनाएं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत की गई, स्वीकृत की गई हैं। अगले प्रश्न 98 की तरफ बढ़ते हैं। 98 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना में प्रतिवर्ष सहायता राशि क्या है? तो वो राशि बताना है। पहला है 6,000 रुपये, 5,000 रुपये, 8,000 रुपये और 12,000 रुपये। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 98 का विकल्प ए जो है 6,000 रुपये सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना जो है उसके तहत प्रत्येक वर्ष किसान को 6,000 प्रत्येक वर्ष जो किसान को 6,000 रुपये मिलते हैं। और ये जो पैसे मिलते हैं ये 3 किस्तों मिलते हैं। ठीक, ये 3 किस्तों मिलते हैं। पहली किस्त 2,000 की, और फिर 2,000 की, और फिर 2,000 या 2,000 की। ठीक है, 2,000 की किस्तों में मिलते हैं। ठीक है, 3 किस्तों मिलते हैं टोटल। तो 2,000 टोटल 6,000 हो गए। तो प्रत्येक वर्ष हर किसान को, जो किसान है और जो उसकी सीमाएं हैं या जो उसके नियम है उस नियम के अंतर्गत वो आता है, तो वो 6,000 रुपये का पात्र है किसान। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 99 की तरफ। 99 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 99 प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के शहरों में प्रस्तावित मेट्रो रेल सेवा के तहत किस शहर में मेट्रो का अभी तक संचालन नहीं है? अभी तक जहां मेट्रो का संचालन नहीं वो बताना है। तो पहला है गाजियाबाद, बी है नोएडा और सी है आगरा, और अगर हम डी की बात करें तो है लखनऊ। ठीक है, ए गाजियाबाद, बी नोएडा, सी आगरा, डी लखनऊ। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 99 का विकल्प सी जो है, यहाँ पर अभी जो मेट्रो है वो अभी तक इसका संचालन नहीं हुआ। ठीक, मेट्रो का आगरा में अभी तक संचालन नहीं हुआ। नेक्स्ट बढ़ते प्रश्न संख्या 100 की तरफ। 100 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 100 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का बजट 2019 के अनुसार प्रदेश की सर्वाधिक आय है। प्रदेश की जो सर्वाधिक आय है वो क्या है? उत्तर प्रदेश की जो बजट था 2019 के अनुसार, तो पहला है केंद्रीय करों में राज्यांश, बी है राज्य कर, सी है लोक ऋण और डी है करेत्तर राजस्व। तो सही विकल्प 100 का क्या हो जाएगा? विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। केंद्रीय करों में राज्यांश कर, केंद्रीय करों में राज्यांश। ठीक है, विकल्प ए 100 का सही हो जाएगा। ओके गाइस, 100 के साथ ये सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट आज का समाप्त होता है। फ्यूचर में आने वाले जितने भी सामान्य हिंदी संबंधित एग्जाम होंगे आपके, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, आरओ एआरओ हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, यूपीएसआई हो गया आदि, सभी में इन प्रैक्टिस सेटों का जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और जिन्होंने अभी तक सामान्य हिंदी के जो पिछले प्रैक्टिस सेट हैं नहीं देखे हैं, तो मेरे चैनल के आरओ एआरओ प्लेलिस्ट में जा करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है गाइस, चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस।